हेलो बच्चों, वर्कशीट 31 क्लास 10th। इसमें आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर आपको समझा पाऊँ। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिका अंग में होता है वह कौन है? तो बच्चों, इसका जवाब है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है कि पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें आप लिख देंगे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है या ये प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कहा गया है कि श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो आप कहेंगे कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया में जो है एटीपी बनता है और जिसके अंतर्गत एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बनती हैं। कितनी एटीपी बनती हैं बच्चों? 38 एटीपी। ये इतनी ऊर्जा एक ग्लूकोज से मिलती है। एक ग्लूकोज से इतनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल, अवायवीय श्वसन होता है किस में? तो बच्चों, इसका जवाब है उपयुक्त सभी में होता है। ये देखिए, उपयुक्त सभी में अवायवीय श्वसन होता है। अगला सवाल देखते हैं, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन है? तो बच्चों, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ये पिछली वर्कशीट जो आई थी ना, उसी में हमने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। अब हम छठा सवाल देखते हैं कि रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं वो कौन सी हैं? तो बच्चों, चोट के स्थान पर आप देखिए, जब चोट लगती है खून निकलता है तो वो थोड़ी देर में अगर आप उसे दबा के रखेंगे तो जम जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इसे जमाने का काम करती है? तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो खून को रोकने में सहायक होती हैं। सातवां सवाल देखते हैं, वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर के, तो इसमें पहले में आएगा प्लाज्मा। लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है ना? और उसके बाद है यह रंगहीन, दूसरे में आएगा रंगहीन। रंगहीन है और इसमें रंगहीन है और इसमें आगे लिखा हुआ है क्या बच्चों कि इसमें अल्प मात्रा में खाली स्थान, यहाँ पे आएगा बच्चों प्रोटीन है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। तो इसको हम लिख देते हैं। चलिए, प्रोटीन भी लिख देते हैं, प्रोटीन है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो अपना 3 हो गया ना, इसके अंदर लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है बच्चों। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? तो बच्चों, जाइलम जल का संवहन करता है। अगर आप जाइलम निकाल देंगे तो पानी नहीं पहुंच पाएगा पौधे में, सूख जाएगा। पानी के संग उसे खनिज लवण भी पहुंचते हैं, वो भी नहीं पहुंचेंगे और पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा यदि जाइलम निकाल दिया जाए। नमा, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फेफड़ों से हृदय तक लाती है बच्चों, वह है सी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा इसका जवाब है, याद करेंगे। उसके बाद 10वां सवाल है, अभिकथन और उसका कारण। एक फैक्ट है, उसका रीज़न है। इसमें आप देखिए कि जो अभिकथन है वो ये है कि रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं और छोटे छिद्र होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि यह गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्र द्वारा होता है। ये भी सही है। पत्ती की सरफेस पर जो रंध्र होते हैं ना, उन्हीं से
गैसों का विनिमय होता है। तो इसका अभिकथन यानी कि एसर्शन भी सही है, आर मतलब रीज़न भी सही है, एसर्शन और रीज़न, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका जवाब है बच्चों कौन सा बताओ? पहला, ए सवाल। ए और आर दोनों सही हैं, इसका ए जवाब है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक बड़े बड़े प्रश्न हैं बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब हम इनको देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं बच्चों कि एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? तो बच्चों ब्रेड के टुकड़े में होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, और जब हम कार्बोहाइड्रेट को चबाते हैं तो लार ग्रंथि से निकलने वाला एक एंजाइम होता है सेलेवरी एमाइलेज, उसको हम बोलते हैं सिलेवरी एमाइलेज। इसे पूरा कर लेना, ये जा लिखा हुआ है। ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम जो होता है हमारी लार ग्रंथि से निकलता है, और ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे जो स्टार्च होता है ना कार्बोहाइड्रेट में, उसको शर्करा में बदल देता है। तो आप कहोगे ब्रेड का टुकड़ा चबाते हैं जब हम, तो ब्रेड के टुकड़े में होता है स्टार्च, और चबाने पर सेलेवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम से जो लार से निकलता है, वो जो आपका जो स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाता है। जब शर्करा में बदल जाता है तो रोटी का टुकड़ा मीठा लगना शुरू हो जाता है बच्चों। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके क्या कारण हैं? तो बच्चों मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर, यकृत, जिसे अंग्रेजी में हम लीवर भी कहते हैं बच्चों। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इसका काम क्या है? यकृत जो होता है वो पित्तरस देता है, और पित्तरस दो काम करता है। एक तो जब ये पित्तरस छोटी आंत में लीवर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो ये वहाँ के माध्यम को क्षारीय बना देता है, और क्षारीय माध्यम में ही ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम ठीक प्रकार काम करते हैं। ट्रिप्सिन और लाइपेज, अगर जो है पित्तरस ना छोड़ा जाए तो फिर ये दोनों एंजाइम काम नहीं करेंगे, यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज के काम करने के लिए ये क्षारीय माध्यम जो है उपलब्ध कराता है पित्तरस जो लीवर से निकलता है। और दूसरी बात, जो पित्तरस होता है ये वसा यानी कि चिकनाई की छोटी छोटी बूंदों को, चिकनाई की वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में इमल्सीकरण भी कहते हैं, पेपर में आता है इमल्सीकरण। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है पित्तरस, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण। तो दो काम हो गए लीवर के, लीवर ने दिया पित्तरस, पित्तरस ने छोटी आंत में जाकर माध्यम को, वहाँ के माध्यम को क्षारीय बना दिया, ट्रिप्सिन और लाइपेज अच्छे से काम किए, और दूसरी बात उसने वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल दिया। तो ये सारा काम है हमारे लीवर का बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। तो तीसरे सवाल का जवाब बच्चों आप ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाली 3 घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। पहला स्टेप, क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि प्रकाश की अवशोषित की गई ऊर्जा को वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है पानी की मदद से, है ना। और तीसरा स्टेप ये होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा में बदल गया ये है प्रकाश की ऊर्जा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या शुगर में बदल जाती है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या शुगर बन जाती है, और इस प्रकार पौधा अपना भोजन बना लेता है बच्चों। अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों
ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। दीर्घ रोम के कार्य बताइए। बच्चों दीर्घ रोम जो होते हैं छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये उंगली जैसी संरचनाएं क्या क्या करती हैं कि पाचित भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देती हैं। जब हमारा भोजन पूरी तरह पच जाता है तो छोटी आंत में पाचन होता है, तो छोटी आंत में से जब पूरा पचा हुआ भोजन गुजर रहा होता है तो दीर्घ रोम जैसी छोटी छोटी रचनाएं ये उस पाचित भोजन के संपर्क में आती हैं और उस पाचित यानी कि डाइजेस्टेड फूड में से जो वो पदार्थ हैं जो शरीर को चाहिए उनको सोख लेती हैं। यानी कि दीर्घ रोम जो होते हैं पाचित भोजन के अवशोषण के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रोवाइड करते हैं और आसानी से दीर्घ रोम की वजह से आसानी से भोजन अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर में उसके सारे पोषक तत्व भेज दिए जाते हैं। दीर्घ रोम अगर ना हो तो पाचित भोजन में से न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये हमारा चौथा उत्तर था बच्चों। अब हम देखते हैं पांचवा उत्तर। मरूदभिद पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं। जो पौधे रेगिस्तान में होते हैं ना, वो दिन में उनके जो रंध्र होते हैं वो बंद रहते हैं। जब रंध्र बंद रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो होगा कैसे, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं। रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों के रंध्र बंद रहते हैं, क्यों दिन में बंद रहते हैं, क्योंकि बहुत तेज वहाँ पे गर्मी पड़ती है और सारा पानी उन रंध्रों से, अगर रंध्र खुले होंगे तो सारा पानी निकल जाएगा और पौधा सूख कर मर जाएगा। तो पौधा क्या करता है बच्चों कि वो दिन में तो अपने रंध्र बंद रखता है, रात जब हो जाती है, ठंडक हो जाती है, उस समय रंध्र को खोल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है, जिसका इस्तेमाल वो दिन में सूरज निकलने के बाद करता है। इस बात को समझिए, रात को जब ठंडक होती है वातावरण में, सूरज नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो सोख लेता है और अपने अंदर एक अम्ल के रूप में इकट्ठा कर लेता है, और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उस अवशोषित की हुई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाने में करता है। तो इस प्रकार से आप पांचवे का जवाब लिख देंगे बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। ये क्या सवाल है, देखिए इसमें कहा गया है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां क्या क्या रस निकालती हैं और उन रसों के क्या क्या कार्य होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है आप सबसे पहले लिखेंगे कि आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां, ए में आप लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती हैं, HCl निकालती हैं। नंबर 2 में आप लिख देंगे श्लेष्मा, श्लेष्मा जिसको आप म्यूकस भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको म्यूकस कहते हैं बच्चों। अच्छा, दोबारा लिख देता हूँ श्लेष्मा, थोड़ा सा साफ नहीं था। इसमें आप लिखेंगे HCl, इसमें लिखेंगे श्लेष्मा। और जो नंबर 3 है बच्चों, वहाँ आप लिखेंगे पेप्सिन, पेप्सिन याद पा है, पेप्सिन नाम का एंजाइम। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आप देखिए निकलती हैं। जो हमारा आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 चीज़ें निकालती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकोस और पेप्सिन एंजाइम। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने आपको ए में लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या काम करता है। पहला काम तो इसका ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के संग संग कुछ छोटे मोटे जीवाणु जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो भी खाने के संग चले जाते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नंबर 2, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है आमाशय के अंदर। तो जब अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये अम्लीय माध्यम में ही काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया, नंबर 2 अम्लीय माध्यम प्रोवाइड किया जिससे कि पेप्सिन नाम का एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद
नंबर 2 में हमने आपको बताया था म्यूकस या श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है कि यदि कि हमारे पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, तो आमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। श्लेष्मा क्या करता है, वो हमारे आमाशय की आंतरिक दीवार को घेर लेता है, उस पर पूरी तरह से छा जाता है, और जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तो जो है पचाने के में सहायक करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, लेकिन आमाशय की भीतरी दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये श्लेष्मा के कारण होता है। और जो नंबर 3 मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था पेप्सिन नाम का एंजाइम। और जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है बच्चों, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो इस तरह से आपको मैंने तीनों के कार्य भी बता दिए और ये बता दिया। अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगले सवाल की। बच्चों अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है। असल में ऐसा होता है कि मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है। एक बार तो रक्त फेफड़ों से हमारे हृदय में आता है ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। तो होता क्या है कि तो बच्चों एक बार तो फेफड़ों से रक्त आता है हार्ट में, ऑक्सीजन जिससे उसमें मिल जाए, और जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो हार्ट उस ब्लड को दोबारा से फेफड़ों में भेज देता है, और वहाँ से वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन में एक पूरे साइकिल में हार्ट में, हृदय में 2 बार रक्त आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि धमनी और शिरा में विभेद कीजिए बच्चों। तो एक तरफ धमनी लिख लेंगे, एक तरफ शिरा लिख लेंगे आप लोग। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, शिरा की दीवारें पतली होती हैं। दूसरी बात, धमनी से रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त होकर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। धमनी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, और धमनी के द्वारा ये ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। जबकि जो शिराएं होती हैं उनमें अनाक्सीकृत ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, और वह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में वापस आता है। तो 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह है कि धमनी में कोई वॉल्व नहीं होता है, तेजी से ब्लड जो है बहता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, जबकि शिराओं में वॉल्व्स होते हैं जिससे कि बैक फ्लो ना हो। जो एक तरीके से गंदा खून है वो शिराओं से वापस आ रहा है, तो वो गंदा खून वापस बैक ना मार दे, पीछे ना चला जाए, इसलिए वाल्व होते हैं जिसमें यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यानी कि आ तो सकता है शिरा से हार्ट की तरफ, लेकिन शिरा में वापस नहीं जा सकता बच्चों। तो धमनी में कोई वाल्व नहीं होता, शिरा में वाल्व होता है। और एक और अंतर है कि धमनी में उच्च दाब पर रक्त बहता है, शिरा में निम्न दाब पर बहता है। और धमनियाँ थोड़ा शरीर में अंदर की तरफ स्थित होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो ऊपर की तरफ स्थित होती हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया धमनी और शिरा में विभेद। बच्चों अगला सवाल है, पदार्थों के ऊपर मुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि एक तरीके का चूषण दाब बन जाता है। जब ऊपर से पानी उड़ उड़ कर जा रहा होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ एक दाब बन जाता है जिसको बोलते हैं चूषण दाब, सक्शन प्रेशर। उस चूषण दाब के कारण ही पानी ऊपर की तरफ चलता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो चूषण दाब बनता है वो बड़ा सहायक है, और उसी के कारण ऊपर की तरफ को पानी चलता है। ये आपका हो गया 9वें सवाल का उत्तर। इसके बाद 10वां सवाल है कि मानव वृक्क किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो ये मैंने पिछले वाले वर्कशीट में ही आपको समझाया था कि जो सबसे पहले ब्लड आता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में एक बोमन संपुट भी होता है, वहाँ पर विलेय पदार्थ जो है ना अलग हो जाते हैं, और उसके अंदर बोमन संपुट में यूरिन का निर्माण होता है। और वो यूरिन का निर्माण जब हो जाता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो जो मूत्रवाहिनी नली होती हैं वहाँ से होता होता वो जो है यूरिन ब्लैडर में आ जाता है। और जब यूरिन ब्लैडर का काम होता है उस मूत्र को स्टोर करना, और जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो जो है उस यूरिन को मूत्र मार्ग से बाहर कर देना। तो ये जो है मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
हो गई। ये हो गया 10वां सवाल। इसके बाद लंबे लंबे प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट दृश्य का चित्र बनाकर उस पर नामांकित कीजिए। फुफ्फुस, धमनी, बायां आलंद, महाशिरा वगैरह। तो ये मैं एक इसका डायग्राम आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, वहाँ से देख कर चित्र बना लेना। इसका बी पार्ट है, मछलियों में रुधिर परिसंचय मानव में रुधिर परिसंचय से किस प्रकार भिन्न होता है। तो बच्चों ऐसा होता है कि जो मानव होता है उसमें फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है और वो पंप कर दिया जाता है। वहीं जो मछलियाँ होती हैं उनमें फेफड़े नहीं होते, उसकी जगह क्लोम्स होते हैं, गिल्स होते हैं। वहाँ पर जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन से युक्त होता है। तो यही अंतर है कि मनुष्यों में फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ पर क्लोम या गिल्स होते हैं। मछलियों में वहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। उसका दूसरा सवाल है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इन अंगों को अंकित कीजिए। तो ये पिछली बार मैंने आपको बताया था, है, दोबारा से चित्र व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके बाद प्रत्येक नामांकित भागों का कार्य लिखिए। तो कार्य उसमें जो बताया था कि जो किडनी है उसका काम होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना, है ना, ब्लड को साफ़ करना, यूरिन बनाना। और मूत्रवाहिनी का काम है बने हुए मूत्र को ब्लैडर तक पहुंचाना। और मूत्राशय का काम है मूत्र को स्टोर करना, ज़्यादा प्रेशर होने पर उसे निकाल देना। और मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र जो है बाहर निकलता है बच्चों। अच्छा, ये नामांकित अंकों का कार्य लिख देना, पिछली बार की वर्कशीट में भी समझाया था। आखिरी सवाल है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने के दौरान में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, जो जलीय जीव होते हैं ना वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उनका श्वसन दर फास्ट होता है, तेज होता है। जबकि स्थलीय जीव हवा में सांस लेते हैं, हवा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो जलीय जीवों के मुकाबले धीमे धीमे सांस लेते हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। करके बेटा व्हाट्सएप करो ग्रुप में। थैंक यू।